लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बोहर थ्योरी पढ़ी थी और उस पर बेस्ड डेरिवेशन किया। लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड सीरीज पढ़ी थी। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे धीरे धीरे हम चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ही पता चलेगा कि कुछ करेक्शंस होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि स्पेक्ट्रम को हमें पकड़ के चलना है, स्पेक्ट्रल लाइंस को देखते चलना है, स्पेक्ट्रल लाइंस के अकॉर्डिंग हम करेक्शन करते जाते हैं। जैसे सबसे पहले स्पेक्ट्रल लाइन सारी बराबर मिली तो थॉमसन मॉडल ने बोला इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक जैसे वाइब्रेट करेंगे। फिर रदरफोर्ड को अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस मिली तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। फिर बोहर ने समझाया कि भाई स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी तो उन्होंने बोला कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं। इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए अब जब स्पेक्ट्रल लाइंस को और डिटेल में देखा गया तो ये देखा गया कि जो बोहर की थ्योरी से स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ये वन स्टेट है, मान लो 2, तो आपके पास E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू आ रहा था। तो जो न्यू यहाँ से आ रहा है E2 माइनस E1 अपॉन एच, या न्यू इज इक्वल टू आपके पास C बाई लेमडा होता है, तो यहाँ से जो लेमडा निकलेगा 1 अपॉन लेमडा वो E2 माइनस E1 बाई एच सी। तो जो ये फॉर्मूले से वैल्यू निकल रही थी और जो एक्चुअल में स्पेक्ट्रल लाइन एक्सपेरिमेंटली स्टडी की जा रही थी, दोनों की वेवलेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो जब दोनों की वेवलेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है तो हमें बोहर की थ्योरी को भी करेक्ट करना पड़ा। मतलब बोहर की थ्योरी से जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, बोहर ने बोला, जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लो इसने कहा 10 वेवलेंथ है, फॉर एग्जांपल 10 एंगस्ट्रॉम की वेव मिल रही है, फॉर एग्जांपल कोई वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये वेवलेंथ 10 नहीं थी। तो जब वेवलेंथ 10 नहीं थी तो फिर हमें इस फॉर्मूले को करेक्ट करना पड़ा कि हमने कहा कि ये जो बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले जो हमारे पास न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर है, इस फॉर्मूले को हमें करेक्ट करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि जब हमने स्पेक्ट्रल लाइंस को डिटेल में देखा तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम पहले कंसीडर कर रहे थे और जो एक्चुअल में आ रही थी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो ये वेवलेंथ में ये बोहर के जो फॉर्मूला है इसमें हमने क्या चेंज किया, तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है करेक्शन। अब टॉपिक लिख लेंगे करेक्शन इन बोहर्स थ्योरी, इन बोहर्स थ्योरी, करेक्शन इन बोहर्स थ्योरी फॉर द फाइनाइट मास ऑफ द न्यूक्लियस, फॉर द फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां पे ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस फॉर द फाइनाइट मास ऑफ, करेक्शन इन बोहर्स थ्योरी फॉर द फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं लिख भी रहा हूं। देखो अब ध्यान से समझना, जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमने क्या कंसीडर किया था, हमने कहा था भैया एक न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे थे, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहता है, इनके बीच की रेडियस r है। मतलब न्यूक्लियस में जैसे आप 1h1 की बात करते हैं तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन है। तो ये जो आपके पास यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच की डिस्टेंस r थी। और हमने कंसीडर किया था कि जो सारा का सारा मास होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। तो न्यूक्लियस कैसा हैवी है, हैवी होने की वजह से जो हमने बोहर ने, मतलब हमने क्या, जो बोहर ने अपनी थ्योरी में कंसीडर किया हुआ था, उन्होंने ये कंसीडर किया था कि न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट में रहता है, न्यूक्लियस रेस्ट में रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला निकाला। और इस फॉर्मूले की वेवलेंथ और जो एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ है दोनों में थोड़ा सा चेंज है। अगर यहाँ से 10 एंगस्ट्रॉम मिल रही है तो एक्चुअल में 10 एंगस्ट्रॉम नहीं मिल रही थी, ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम से थोड़ा सा चेंज हो रही थी। दो कंडीशन हो सकती है, तो 10 से ज्यादा मिल रही होगी, 11 एंगस्ट्रॉम या 9 एंगस्ट्रॉम, वो बाद में देखेंगे क्या होगा, अभी फॉर्मूला जब ड्राइव करूंगा तब बताऊंगा। तो एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो 10 एंगस्ट्रॉम नहीं मिल रही थी, वो कुछ और वेवलेंथ मिल रही थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया, उन्होंने बोला, बाद में जब देखा गया तो ये वेवलेंथ चेंज का रीजन क्या डिफाइन किया हमने बोला कि जो ये न्यूक्लियस है जिसको हम कंसीडर करते हैं टू बी एट रेस्ट, ये रेस्ट में न रहते हुए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक कॉमन एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम तो अभी तक ये सोच रहे हैं कि न्यूक्लियस इज इन रेस्ट एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस। ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करता है, लेकिन साथ में एक कॉमन एक्सिस होती है। आप ऐसे सोचिए, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक कॉमन एक्सिस के अबाउट भी घूमते रहते हैं, तो न्यूक्लियस भी मोशन कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके का कंसिडरेशन करते हैं, आप एक एक्सिस बनाते हैं, मान लो यहाँ पे आपने न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन बनाया, ये आपके लिए इलेक्ट्रॉन है जिसका मास स्मॉल एम है, और ये आपके पास न्यूक्लियस है जिसका मास आपका कैपिटल एम है। तो उसने बोला कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, अभी तक तो आप इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि एक कॉमन इनके बीच में सेंटर होगा,
एक कॉमन सेंटर पॉइंट होगा, कॉमन एक्सिस होगी, जिसके अबाउट ये दोनों ऐसे करके मोशन कर रहे हैं, ये सेंट्रल पॉइंट है। तो सपोज इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है और ये डिस्टेंस आपके पास x है, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, we say that in Bohr's theory we assume that nucleus is at rest, but when we are going to correct Bohr's theory for the finite mass of the nucleus, we are going to change, we are saying that nucleus has a finite mass and nucleus and electron both revolve around a common axis which is c. Then if distance between nucleus and electron is small r and the distance of nucleus from common axis is x and distance of electron is r minus x, तो होता क्या है देखो यहाँ पे, अब जब हम ये सारा करेक्शन करेंगे तो ये फॉर्मूला ये आ रहा है, अब अभी देखिएगा मैं डेरिवेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला आ रहा है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ और आएगी, तो वो करेक्शन की वजह से वेवलेंथ विद जो एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ मिल रही है और जो उस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से तो 10 एंगस्ट्रम आ रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आ रही थी और इस फॉर्मूले की वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो अभी क्या होगा, हम एक नया फॉर्मूला निकालेंगे, उस फॉर्मूले और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों हमारी मैच हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेशन करने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया, इस तरीके से हमने ले लिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि लेट in hydrogen atom the mass of nucleus is capital M and mass of electron is small m, the distance between these two is small r and they are revolving around a common axis c. The distance of nucleus from common axis is capital M and distance of electron from the common axis is r minus x। अब ये सब लिख लीजिए, फिर क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, इन इक्विलिब्रियम, नोट्स बनाने के लिए मैं ग्रुप में भेज दूंगा। इन इक्विलिब्रियम क्या होगा जैसे आपके पास, आपको सबको ये पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, लीवर रूल भी हम इसको बोलते हैं, या हम बात करते हैं इसकी मोमेंटम रूल की बात करेंगे। तो मास इनटू ये डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जैसे आप वो सीसो वाले ये वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगर दोनों का मास बराबर है तो इसको बीचों बीच में रखोगे, इधर साइड ज्यादा मास वाला बैठा है तो डिस्टेंस को कम कर दोगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये मास और ये डिस्टेंस और ये मास और ये डिस्टेंस का प्रोडक्ट आपका बराबर होता है। तो यहाँ मास m है, ये डिस्टेंस कितनी है x, यहाँ मास कितना है स्मॉल m और ये डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इसका और ये डिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर होगा ये मास और ये डिस्टेंस, क्योंकि अगर ये मास ज्यादा है तो ये डिस्टेंस कम होगी, ये मास कम है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, ताकि दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर आ जाए। तो इसको जब आप ओपन करोगे mx, ये स्मॉल mr माइनस स्मॉल mx हो गया, इसको इधर ले आओ तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्स इक्वल टू स्मॉल mr। तो यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्मॉल mr अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये तो डिस्टेंस मैंने निकाल दी, ये वाली x। अब अगर आपसे r माइनस एक्स निकालना है, क्योंकि ये डिस्टेंस r माइनस एक्स है, तो आपने क्या करना है, r माइनस एक्स की वैल्यू लिख दो mr अपॉन m प्लस स्मॉल m। ठीक है, दोनों में से r कॉमन ले लेते हैं, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू जाएगी r कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज द वैल्यू ऑफ r माइनस एक्स। तो मैंने दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली, ये डिस्टेंस x भी निकाल दी और ये r माइनस एक्स को निकाल दिया। अब अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जिनको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं पता होगा, बहुतों को पता होगा। तो L इक्वल टू आई ओमेगा होता है, और I क्या होता है आपका mr स्क्वायर ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। जैसे P इक्वल टू आपने M भी पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम में P होता है, P की जगह यहाँ पे L आ जाता है। यहाँ जो मास रोल प्ले करता है वो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, तो M की जगह I आ गया, और यहाँ लीनियर वेलोसिटी होती है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो L इक्वल टू आई ओमेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो अगर अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर निकालता हूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम कौन कौन है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक आपके पास न्यूक्लियस है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो L इक्वल टू m, अभी फॉर्मूला पढ़ा है mr स्क्वायर ओमेगा पढ़ लगा हमने, m इसके लिए डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे देखो मास, इसका न्यूक्लियस का मास, इसको मैं कहता कैपिटल L ऑफ एंगुलर मोमेंटम टोटल न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m कैपिटल M आएगा, यहाँ पे r होता था r स्क्वायर, r की जगह पे डिस्टेंस कितनी x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा प्लस स्मॉल m, इसका मास स्मॉल m और ये डिस्टेंस है r माइनस एक्स, इसका स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, x की डिस्टेंस, x की वैल्यू कितनी है mr अपॉन m प्लस m, तो कैपिटल M यहाँ पे हो जाएगा आपका mr अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा प्लस स्मॉल m, और r माइनस एक्स की वैल्यू है स्मॉल r कैपिटल M अपॉन
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इसका स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट आप कर लो। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, नीचे आप देख रहे हो m प्लस एम का स्क्वायर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा देखो, कैपिटल एम स्मॉल एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी ये आएगा स्मॉल एम आर स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर ओमेगा अपॉन नीचे आ जाएगा आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इसका स्क्वायर। अब ऊपर देखो आप क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कैपिटल एम कॉमन है, स्मॉल एम कॉमन है, कैपिटल एम कॉमन ले लो, स्मॉल एम कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन है, ओमेगा कॉमन है, तो कौन बचेगा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यहाँ कैपिटल एम बचेगा, यहाँ पे स्मॉल एम बच जाएगा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर, एक ही टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा, ये आपके पास एल आया। अब मेरी नज़र से आप इसको देखो, अभी आपको मैंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, एल इक्वल टू आई ओमेगा, आई की जगह पे एम आर स्क्वायर ओमेगा बोला था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, जब सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकाला तो यही फॉर्म में आ रहा, आर स्क्वायर ओमेगा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्म एम की जगह एम एम अपॉन एम प्लस एम है। ऑब्वियस सी बात है, ये मास का टर्म, ये मास का टर्म, ये मास का टर्म, ये मास का टर्म, अगर मास के टर्म्स को मैं सॉल्व करूंगा तो रिजल्टेंट भी तो एक मास का ही टर्म आएगा, लेकिन उसको कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल टू म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास, ये आपका रिड्यूस्ड मास कहलाता है। इसकी जगह पे हम यहाँ लिख देंगे तो एल इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, जो एंगुलर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला एम आर स्क्वायर ओमेगा होना था पहले, जब खाली इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल मोशन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल एम आर स्क्वायर ओमेगा होना चाहिए था, वो फॉर्मूला चेंज हो गया, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा है, और म्यू जो है उसको हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो जो म्यू मास है वो, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले ये कंसीडर कर रहे थे कि न्यूक्लियस रेस्ट में, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो आप अगर एंगुलर मोमेंटम लिखते तो एम आर स्क्वायर ओमेगा लिखते। अब जब आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों मोशन करते हैं कॉमन एक्सिस के अबाउट, तो आपका एल आ रहा है म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। क्या मीनिंग है इसका, म्यू जो है वो एम से कम है, रिड्यूस मास का मतलब होगा कि एम से उसका मास कम है, तो अगर म्यू का मास कम है तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर मोमेंटम भी कम हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कम होगा तो जहां जहां पे आपका एम आ रहा था, अब एम की जगह पे आप यहाँ फॉर्मूले में, जितने फॉर्मूले में आपने एम पढ़ा था, वो सारे फॉर्मूले में आपको एम को रिप्लेस करके म्यू लिखना है। एम रिप्लेस होकर कौन आएगा, म्यू आएगा, और म्यू आपका रिड्यूस्ड मास है। कहने का मतलब है जैसे हमने बोहर का फॉर्मूला, पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लाइन आप यहाँ पे लिख देना, इन द एब्सेंस ऑफ, ऐसे लिख दो यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मोशन, इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मोशन द एंगुलर मोमेंटम इज एल इक्वल टू स्मॉल एम आर स्क्वायर ओमेगा। इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मोशन, अगर हम न्यूक्लियर के मोशन को कंसीडर नहीं करते तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, वेयर स्मॉल एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हाँ अब ठीक है, ये नोट हो गया आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था, मैंने आपको क्या बोला, जहां जहां पे आपका m है, m की जगह पे आपने आप म्यू लिख देना है। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, देखिए मैंने आपको En का फॉर्मूला पढ़ाया था, ये था -2π² m e की पावर 4 k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। आपको फॉर्मूला मैंने कराया था पीछे, इससे पहले वाले डेरिवेशन में कराया था कि मास जो आपके पास एनर्जी आ रही थी वो थी 2π² m e raised to the power 4 k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, फिर अब आप यहाँ पे देखिए, व्हेन वी कंसीडर न्यूक्लियर मोशन, अगर आप न्यूक्लियर मोशन को कंसीडर करोगे, वी रिप्लेस क्या, m बाई म्यू। अब न्यूक्लियर मोशन है तो m नहीं आएगा, m की जगह कौन आएगा, म्यू। तो जहां पे m है उसकी जगह पे म्यू लिखो, और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका En डैश इक्वल टू -2π² म्यू e रेज टू द पावर 4 k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर।
तो आपने किस चीज का ध्यान रखना है, आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे आपका m था, m की जगह पे आपने रिप्लेस करके टर्म लिख देना है, आपका म्यू लिख देना है। फिर आप यहाँ पे k की वैल्यू लिख दो। बाकी डेरिवेशन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे मैंने आपको पीछे सॉल्व करा रखा था। एन स्क्वायर एच स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, -2 पाई स्क्वायर म्यू ई रेज टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस म्यू ई रेज टू द पावर 4, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको साथ में लिख दो, माइनस म्यू ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/n स्क्वायर। अब आप पिछले डेरिवेशन के बारे में अगर थोड़ा सा सोचते हैं, तो मैंने आपको ये जो टर्म था m e की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, वी हैड क्या था तुम्हारे पास, तुमने ये पढ़ा था m e की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इक्वल टू r इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। आपने पढ़ा था, इसको हमने रिडबर्ग कांस्टेंट बोला था। बट आपने यहाँ पे म्यू की जगह क्या लिख रखा है, m की जगह पे म्यू, बट हेयर आपके पास म्यू ई रेज टू दी पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर एच। आपका ये देखो, अब ये जो टर्म, अब ये आपके पास m तो है नहीं, m की जगह टर्म क्या है, म्यू है, तो आप बोल रहे हैं हेयर द टर्म दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। आर एच इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब आप शायद कहानी समझ रहे होंगे, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है आपका हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसको हम आरएच बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो टर्म था, अभी पिछले वाले जब डेरिवेशन को कराया था उसमें आप इसको आर लिख रहे थे, यहाँ पे आप आर एच लिखेंगे। तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आपके पास जो टर्म था ई एन डैश, वो ई एन डैश क्या होगा, देखो माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर, इस फॉर्म में आप इसको लिख देंगे। माइनस ई एन डैश की वैल्यू आप लिख देंगे माइनस आर एच अपॉन ये वैल्यू जा। अब आपने इसके बाद जो फॉर्मूला किया था, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, देखो क्या, अब डायरेक्ट लिख देंगे, वी हैड न्यू बार इक्वल टू 1 लैम्डा इक्वल टू आपने आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जो पढ़ा था। हेयर आर इज रिप्लेस्ड बाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब न्यू बार इक्वल टू 1 लैम्डा डैश कर दो, इसको न्यू डैश कर दो, इसको लिख दोगे आप आर एच, और ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो जहां पे आर आ रहा था, आर की जगह पे आपने क्या लिख देना है, एक्सप्रेशन में आर एच लिख देना है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज सोचने के लिए बोल रहा हूँ। ये आपके पास आर था, और आपके पास म्यू ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आपके पास आर एच है। थोड़ी देर के लिए सोचना जरा सा, ये टर्म, इस आर और आर एच को कंपेयर करो, ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, सारे टर्म सेम है, अंतर है m और म्यू का। ठीक है, यहाँ पे r m से डायरेक्ट रिलेटेड है, आर एच म्यू से डायरेक्ट रिलेटेड है। अब आपको पता है m जो है वो ग्रेटर है म्यू से, अभी यही तो पढ़ा था, रिड्यूस मास इज लेस देन मास। ठीक है, रिड्यूस मास का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो क्या होगा, रेस होगा। सिंस म्यू इज स्लाइटली लेस देन m, म्यू जो है वो m से लेस है। अब सोचो जरा, अगर म्यू जो है m से लेस है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, देखो यहाँ पे कैसे, m ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहां भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया म्यू ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब m ग्रेटर है म्यू से, मैंने ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो टर्म है, ये टर्म r है, और ये टर्म आपका आर एच है। तो r जो है वो ग्रेटर आएगा किससे, आर एच से। r आर एच से बड़ा है बोलो, या फिर बोलो कि आर एच छोटा है r से। ठीक हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं, यहां पे ध्यान से समझना, एक वेवलेंथ इस फॉर्मूले से आ रही है, एक वेवलेंथ इस फॉर्मूले से आ रही है। ठीक है, अब r जो है आर एच से बड़ा है, वेवलेंथ और r में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, जिसके लिए r ज्यादा होगा उसके लिए वेवलेंथ कम होगी। तो सिंस r इज ग्रेटर देन आर एच, पहली बात, और लेमडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। ठीक है, तो जिसके लिए r ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो r, जैसे ये वाले टर्म की आप बात करते हैं, यहाँ पे r ज्यादा है तो ये वेवलेंथ छोटी होगी। तो अब आप आर एच की जब वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि आर एच छोटा है, तो यहाँ वेवलेंथ क्या आएगी,
लेमडा डैश जो होगा वो ग्रेटर होगा लेमडा से। तो जो वेवलेंथ होगी आपके पास, जो अब वेवलेंथ आएगी इस नए फॉर्मूले के हिसाब से, वो पहली वेवलेंथ से स्लाइटली ग्रेटर होगी। तो आप क्या बोलेंगे, देखो लिख क्या लोगे, सिंस म्यू इज स्लाइटली लेस देन एम द वेवलेंथ आर नाउ स्लाइटली मोर देन दोज करस्पॉन्डिंग टू एन इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस। मतलब जो पहले वेवलेंथ थी उसके कंपैरिजन में लेमडा डैश अब ज्यादा होगा। फिर से सुन लो, म्यू एम से छोटा है तो ऑब्वियस ही बात है आर एच जो है आर से छोटा होगा। लेमडा और आर में, और लेमडा और आर एच, लेमडा डैश और आर एच में इनवर्स रिलेशन है, तो जिसके लिए आर ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि आर जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए उस केस में वेवलेंथ आपके पास जो होगी कम होगी और लेमडा डैश आपका ज्यादा होगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बोला था कि अगर आप 10 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं, आपको इस फॉर्मूले से 10 एंगस्ट्रॉम मिल रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपको 11 एंगस्ट्रॉम मिल रही है, तो 11 एंगस्ट्रॉम इस फॉर्मूले से आ जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ा, हमें करेक्शन करना पड़ा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और ये टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में।